हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ राजीव में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स पूरे बायोलॉजी का फटाफट रिवीजन करेंगे। एग्जाम से पहले हम लोग पूरे बायोलॉजी का रिवीजन कर लेंगे। जो 17 दिसंबर को दरोगा का एग्जाम होने वाला है, उससे पहले हम लोग फटाफट बायोलॉजी का रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। पहला पॉइंट है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। वह विज्ञान जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान कहलाता है। पेड़ पौधों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं? वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? लैमार्क एवं ट्रेवेनेस ने किया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लैमार्क एवं ट्रेवेनेस ने किया था। जीव विज्ञान के जनक से किसे जाने जाते हैं? अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद अगला है, जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर कहलाती है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा हॉर्टिकल्चर कहलाता है। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसका वर्णन किया जाता है? वनों के विकास का वर्णन किया जाता है। सिल्वीकल्चर में वनों के विकास का वर्णन किया जाता है। बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी कहलाता है। घासों का अध्ययन एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। भूमि का अध्ययन क्या कहलाता है? पीडोलॉजी। भूमि का अध्ययन पीडोलॉजी कहलाता है। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को आनुवंशिकी कहा जाता है। अब देखते हैं कुछ प्रमुख शाखा और उनके जनक कौन कौन थे। जीव विज्ञान के जनक कौन थे? अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु थे। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस थे। जंतु विज्ञान के जनक कौन थे? अरस्तु। जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस थे। उसके बाद कोशिका विज्ञान के जनक कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक थे। उत्तकी हिस्टोलॉजी के जनक कौन थे? मार्सेलो मेलपीजी। अगला है, जीवाश्मिकी के जनक कौन थे? लियोनार्दो दा विंची। जीवाश्मिकी के जनक लियोनार्दो दा विंची थे। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस थे। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो ड्यूब्रिज। उत्परिवर्तन सिद्धांत के जनक ह्यूगो ड्यूब्रिज थे। सुजननी के जनक कौन थे? एफ गॉल्टन। सुजननिकी के जनक कौन थे? एफ गॉल्टन थे। प्रतिरक्षा विज्ञान इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है? एडवर्ड जेनर। प्रतिरक्षा विज्ञान या इम्यूनोलॉजी के जनक कौन थे? एडवर्ड जेनर। अगला है, तुलनात्मक शारीरिकी के जनक कौन थे? जी क्यूबियर। तुलनात्मक शारीरिकी का जनक किसे कहा जाता है? जी क्यूबियर को कहा जाता है। कवक विज्ञान माइकोलॉजी के जनक कौन थे? माइकेली। आनुवांशिकी के जनक कौन थे? ग्रेगर मेंडल। आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान के जनक ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। और आधुनिक आनुवांशिकी मॉडर्न जेनेटिक्स के जनक किसे कहा जाता है? टी.एच. मॉर्गन को कहा जाता है। सूक्ष्म विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? लुई पास्चर को कहा जाता है। भारतीय कवक विज्ञान के जनक ई.जे. बुटलर को कहा जाता है। भारतीय कवक विज्ञान के जनक ई.जे. बुटलर को कहा जाता है। भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? एस.आर. कश्यप को कहा जाता है। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक इंडियन इकोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? आर. मिश्रा को कहा जाता है। भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ओ.पी. अयंगर को कहा जाता है। भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक ओ.पी. अयंगर को कहा जाता है। सभी कोशिकाओं के 3 मुख्य अंग होते हैं, कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव। सभी कोशिका के 3 मुख्य अंग होते हैं, कौन कौन से? कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव। अगला पेज हम लोग पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपके आने वाले एग्जाम के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पेज में है सबसे पहले कोशिकांग एवं उसके उपनाम, ये आपको देखने को मिलता होगा। आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जागृह, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? गोल्जी उपकरण को कहा जाता है। अगला है, कोशिका का रक्षक, गार्ड ऑफ सेल किसे कहते हैं? कोशिका झिल्ली को कहते हैं। कोशिका का रक्षक, गार्ड ऑफ सेल किसे कहते हैं? कोशिका झिल्ली को कहते हैं। अगला पॉइंट है, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? वर्गीकी कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। परागकणों का अध्ययन पैलिनोलॉजी कहलाता है। परागकणों का अध्ययन पैलिनोलॉजी। संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी। संसार में पौधे के वितरण को फाइटोजियोग्राफी कहा जाता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओरेरी कल्चर कहलाता है।
अगला है वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। वार्षिक वलयों का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। सजावटी वृक्ष झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन आर्बोरिकल्चर कहलाता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? शारीरिकी कहलाता है। पौधों के आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहता है। कवकों का अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन क्या किस में किया जाता है? एक्सोबायोलॉजी में किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। हिस्टोरिया प्लैंटनम पुस्तक के लेखक थियोफ्रेस्टस है। सिस्टेमा नेचुराe नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लिनियस। हिस्टोरिया प्लैंटनम के लेखक थियोफ्रेस्टस, सिस्टेमा नेचुराe पुस्तक के लेखक कौन है? लिनियस है। जिन पौधों पर बीज बनते हैं परंतु पुष्प नहीं लगते हैं उसे क्या कहते हैं? अनावृत बीजी कहते हैं। देवनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? कैरोलस लिनियस थे। देवनाम पद्धति के अनुसार जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के कौन से दो शब्दों से मिलकर बना होता है? वंश एवं जाति से मिलकर बना होता है। वर्गीकी का पितामह लिनियस को कहा जाता है। पुष्पी पादप को रखा गया है फाइनेरोगेम्स में। पुष्पी पादप को किस में रखा गया है? फाइनेरोगेम्स में रखा गया है। अगला पॉइंट है अपुष्पी पादप को किस में रखा गया है? क्रिप्टोगेम्स में। पुष्पी पादप को फाइनेरोगेम्स में और अपुष्पी पादप को क्रिप्टोगेम्स में रखा गया है। वर्गीकरण का आधारीय इकाई क्या है? स्पेसीज। वर्गीकरण का आधारीय इकाई स्पेसीज है। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? जलीय पौधे होते हैं। अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ होते हैं स्वपोषी। जीवाणु को खोज सर्वप्रथम किसने किया था? लोवेनहॉक ने किया था। जीवाणुओं की साधारण आकृति कैसी होती है? छड़ रूपी। जीवाणुओं की साधारण आकृति छड़ रूपी होती है। जो जीवाणु आकार में छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? गोलाणु कहलाते हैं। जो जीवाणु आकार में छोटे होते हैं उसे क्या कहा जाता है? गोलाणु कहा जाता है। एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? कॉकस कहलाता है। एक गोल जीवाणु को कॉकस कहा जाता है। एक सर्पिल जीवाणु क्या कहलाता है? स्पाइरलम कहलाता है। एक सर्पिल जीवाणु को स्पाइरलम कहा जाता है। जीवाणुओं में किसका अभाव होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। जीवाणुओं में किसका अभाव होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु में। वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है जीवाणुओं में। सबसे छोटा जीव क्या कहलाता है? माइकोप्लाज्मा कहलाता है। कौन सा जीवाणु मानव की आंत में पाया जाता है? ए सरीरिसिया कोलाई मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। अगला है तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? माइक्रोबैक्टीरियम। किसके द्वारा भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है? क्लोस्ट्रिडियम बैटुलिनम के कारण भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। अधिकांशतः एंटीबायोटिक्स कहाँ से प्राप्त होते हैं? जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहलाते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लिग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीकरण का अवशोषण। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा होता है? एनाविना। बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है? तपेदिक होता है। बैक्टीरिया से तपेदिक होता है। जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है? हैजा भी जीवाणु के कारण होता है और जीवाणु के कारण कुष्ठ भी होता है। तपेदिक, हैजा और कुष्ठ जीवाणु के कारण होता है। दूध खट्टा किस कारण होता है? बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण होता है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु है। दलहनी फसलों में जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। कौन सा जीवाणु होता है? राइजोबियम होता है। अगला है मनुष्य के मस्तिष्क के भाग एवं कार्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। तो देखिए मनुष्य के जो मस्तिष्क है उसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क जिसको प्रोसेंसेफेलोन भी कहा जाता है। मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क जिसको मेसेंसोफ्लेन कहा जाता है और हिंड ब्रेन पश्च मस्तिष्क जिसको रोम्बेसेंसोफेलोन कहा जाता है। तो पहले देखते हैं हम लोग अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। तो पूछा जाएगा कि थैलेमस किस मस्तिष्क का भाग है तो आप बता सकते हैं अग्र मस्तिष्क का। इस तरह से आपको याद रखना है। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। देखिए बुद्धिमत्ता, याददाश्त, ऐच्छिक गतियाँ, स्मृति ज्ञान का केंद्र होता है सेरिब्रम। बुद्धिमत्ता, याददाश्त, ऐच्छिक गतियाँ, स्मृति ज्ञान का केंद्र होता है सेरिब्रम। रक्तदाब, जले का उपापचय, पसीना, गुस्सा, खुशी आदि का केंद्र होता है हाइपोथैलेमस। रक्तदाब, जले का उपापचय, पसीना, गुस्सा, खुशी का केंद्र होता है हाइपोथैलेमस। दर्द और ठंडा गर्म की पहचान करते हैं थैलेमस से। दर्द का अनुभूति, ठंडा और गर्म की अनुभूति किसमें होता है? थैलेमस में। अगला है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना और सेरिबल प्रेंडिकल। मध्य मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं। सबसे पहले है कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। ये दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण का केंद्र होता है। दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण का केंद्र किसका होता है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना का होता है। दूसरा है सेरेब्रल पेडिकल या सेरेब्रल कॉर्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भाग तथा मेरुरज्जु से जोड़ता है।
अगला है पश्च मस्तिष्क हिंड ब्रेन का 3 भाग होता है, सेरिबेलम, मेडुला ओब्लोंगोटा और पोन्स वेरोली। देखिए, शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? सेरिबेलम बनाए रखता है। शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? सेरिबेलम। कर्मा कुंचन, उपापचय, रक्त दाब, हृदय की धड़कन का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ओब्लोंगोटा करता है। हृदय की धड़कन का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ओब्लोंगोटा करता है। सेरिबेलम के पश्च भाग को कौन जोड़ता है? पोन्स वेरोली जोड़ता है। सेरिबेलम के पश्च भाग को कौन जोड़ता है? पोन्स वेरोली जोड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, इसको वीवीआई करके इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? तो सुपर बग क्या है? जीवाणु विकृति है। विषाणु की खोज किसने किया था? इवानोवस्की ने किया था। किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? तो याद रखना है, विषाणुओं में एंजाइम्स नहीं होते हैं। हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु के कारण होता है। विषाणु किसमें वृद्धि करता है? जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। किस कारण विषाणु निर्जीव माने जाते हैं? क्रिस्टलाइज होने के कारण विषाणु को निर्जीव माना जाता है। एंजाइम किसमें अनुपस्थित होता है? तो याद रखिएगा, विषाणुओं में एंजाइम अनुपस्थित होता है। टीएमबी शब्द का संबंध किससे है? विषाणुओं से है। चेचक के टीके की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। एड्स का कारण क्या है? तो याद रखिएगा, एड्स का कारण वायरस है। एड्स वायरस होता है एक सूचीकक वायरस होता है। एड्स वायरस कैसा होता है? एक सूचीकक होता है। एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से। एचआईवी किससे संबंधित है? एचआईवी एड्स से संबंधित है। विषाणुओं में पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। विषाणु में क्या क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है। सार्स क्या है? तो यह एक विषाणु जनित रोग है। सार्स एक विषाणु जनित रोग है। किसके संक्रमण के कारण खसरा होता है? तो खसरा याद रखिएगा, विषाणु के कारण होता है। जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग भी विषाणु के कारण होता है। आलू में मोज़ेक रोग होता है विषाणु के कारण। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में सहजीवी शैवाल कौन सा होता है? यूक्रोलेला। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लेमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। समुद्री शैवालों से क्या प्राप्त होता है? केल्प। केल्प किससे प्राप्त होता है? समुद्री शैवाल से प्राप्त होता है। शैवाल होता है स्वपोषी। शैवाल कैसा होता है? स्वपोषी होता है। कौन सा शैवाल चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? नील हरित शैवाल। सरगैसो समुद्र का नाम किसके नाम पर पड़ा है? शैवालों के नाम पर पड़ा है। सरगैसो समुद्र का नाम शैवालों के नाम पर पड़ा है। अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? क्लोरेल्ला है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। अगार अगार किससे प्राप्त होता है? शैवालों से प्राप्त होता है। अगार अगार कहाँ से प्राप्त किया जाता है? शैवाल से प्राप्त किया जाता है। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे क्या कहलाते हैं? फंजाई कहलाते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है काइटिन की बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन व हेमिसेलुलोज से बनी होती है। किस रूप में कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ संचित होते हैं? ग्लाइकोजेन के रूप में। कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ संचित होते हैं ग्लाइकोजेन के रूप में। सदैव सभी कवक होते हैं विविध पोषी। कवक कैसा होता है? विविध पोषी होता है। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? कोटिकोल्स कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक को क्रोपोफिलस कहा जाता है। गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहा जाता है? क्रोपोफिलस कहा जाता है। किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। डबल रोटी के निर्माण में काम में आने वाला कवक कौन सा है? सैकरामाइसिस सेरेविसी। किसके द्वारा आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है? लेट ब्लाइट आलू का फाइटोप्थेरा इन्फेक्टेंट्स के द्वारा होता है। मशरूम क्या है? तो मशरूम एक तरह का कवक है। पेनिसिलियम है एक कवक। पेनिसिलियम भी क्या है? कवक है। पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन थे? एफ फ्लेमिंग थे। पेनिसिलिन के खोज कौन थे? फ्लेमिंग थे। अर्गोट किससे प्राप्त होता है? क्लेविसेप्स से। अर्गोट प्राप्त होता है क्लेविसेप्स से। ईस्ट में कायिक जनन होता है मुकुलन के द्वारा। ईस्ट में कायिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है। खाने योग्य कवक कौन सा है? एगेरिकस है। खाने योग्य कवक कौन सा है? एगेरिकस है। एलएसडी किससे प्राप्त होता है? कवक से प्राप्त होता है। एलएसडी कवक से प्राप्त होता है। प्रथम पृथक किया गया प्रतिजैविक कौन सा था? पेनिसिलिन था। टिक्का का रोग होता है मूंगफली में। स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया था? वॉक्समैन ने पृथक किया था। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किसमें उत्पन्न होते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिस में उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीजन औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है पेनिसिलियन क्राइसोजेनम से। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? कवकों के कारण होता है। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है ब्रेड को मुलायम बनाने के लिए। अगला जो
पॉइंट दिया हुआ है पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन से दिया हुआ है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। पहला हार्मोन है ऑक्सीन। ऑक्सीन की खोज किसने किया था? डार्विन ने 1880 ईस्वी में किया था। ऑक्सीन का काम क्या होता है? तो ये जड़ निर्माण, विलगन पर रोक, खरपतवार को नाश करता है। ऑक्सीन का काम क्या होता है? जड़ का निर्माण करता है, विलगन पर रोक करता है और खरपतवार पर का नाश करता है। ऑक्सीन की खोज डार्विन ने 1880 में किया था, याद रखिएगा। जेवरलेंस, जेवरलेंस की खोज कुरोशोवा ने 1926 ईस्वी में किया था। जेवरलेंस हार्मोन का काम क्या है? बौनी जातियों के पौधे को लंबा करना इसका काम है। बौनी जातियों के तने को लंबा कौन करता है? जेवरलेंस करता है। बीजों की परिसमाप्ति समाप्त कर अंकुरन में सहायक होता है। पुष्पन एवं फल निर्माण पर नियंत्रण आदि करता है। कौन करता है? जेवरलेंस। जेवरलेंस के बारे में याद रखिएगा कि बौनी जातियों के तने को लंबा करता है जेवरलेंस, बीजों की परिसमाप्ति समाप्त कर अंकुरन में सहायक करता है जेवरलेंस हार्मोन। अगला है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज मिलर ने 1955 ईस्वी में किया था। कोशिका विभाजन को प्रेरित करना, जीर्णता का विलंब करना और प्रसूतक ऊतकों का जागरण आदि करता है साइटोकाइनिन। अगला हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल की खोज कांस तथा एडिकोट ने किया था। एब्सिसिक अम्ल की खोज किसने किया था? कांस तथा एडिकोट ने किया था। एब्सिसिक अम्ल का काम क्या होता है? पौधों, बीजों को सुसुप्तावस्था में रखना, पत्तियों को विलगन तथा पुष्पन की वृद्धि को रोकना, ये सब किसका काम होता है? एब्सिसिक अम्ल का काम होता है। अगला है एथिलीन। एथिलीन की खोज किसने किया था? एथिलीन की खोज वर्ग ने 1962 ईस्वी में किया था। एथिलीन का काम क्या होता है? फलों को पकाना। फल को कृत्रिम रूप से कौन सा हार्मोन पकाता है? एथिलीन पकाता है। मादा पुष्प के विकास को प्रेरित करना है, किसका काम है? एथिलीन हार्मोन का काम है। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, इसको भी आप याद रखिएगा, रट लीजिएगा पादप हार्मोन को कि कौन कौन सा हार्मोन का काम क्या है। अगला है, बहुत जल्दी ही आपको पूरे बायोलॉजी का रिवीजन हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ से कुनैन किससे प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? पुष्पकली से प्राप्त होता है। इंसुलिन कहाँ से प्राप्त होता है? इंसुलिन डहेलिया की जड़ से प्राप्त होता है। कॉफ़ी कहाँ से प्राप्त होता है? कॉफ़ी बीज से प्राप्त होता है। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है? दालचीनी पौधों के छाल से प्राप्त होता है। हेरोइन प्राप्त होता है अफीम पोस्ता से। हेरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है। उसके बाद है कपास के रेशे प्राप्त होते हैं पौधों के फल से। कपास का रेशा कहाँ से प्राप्त होता है? पौधों के फल से। कल्म का उदाहरण है बांस। कल्म का उदाहरण क्या है? बांस कल्म का उदाहरण है। ड्रुप फल का उदाहरण है आम, नारियल और जामुन। ड्रुप फल का उदाहरण है आम, नारियल और जामुन। बेरी फल का उदाहरण है टमाटर, बैंगन, अमरूद और अंगूर। बेरी फल का उदाहरण है टमाटर, बैंगन, अमरूद और अंगूर। पीपो फल का उदाहरण है कद्दू, करेला, नेनुआर। पीपो फल का उदाहरण है कद्दू, करेला, नेनुआर। पोम फल का उदाहरण है सेब और नाशपाती। पोम फल का उदाहरण सेब और नाशपाती है। अगला पॉइंट है एथलीट फूट नामक बीमारी उत्पन्न होती है कवक से। एथलीट फूट किससे होता है? कवक के कारण होता है। अफ्लाटॉक्सिन्स क्या है? कवक द्वारा उत्पन्न विष है। लाइकेन किससे बनता है? कवक तथा शैवाल से बनता है। लाइकेन सूचक होते हैं वायु प्रदूषण के। लिटमस पद प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? हेलोटिज्म कहलाता है। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकोन को क्या कहा जाता है? सेक्सिकोल्स कहा जाता है। खाली चट्टान पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सी कोल्स कहा जाता है। जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकार्पन लाइकेन को। मिर्गी की औषधि के लिए किस लाइकेन से प्राप्त होती है? परमेलिया से। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? परमेलिया लाइकेन से। कौन से पादप समूह वनस्पति जगत के उभयचर हैं? ब्रायोफाइट्स। वनस्पति जगत के उभयचर किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है। जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित किए जाते हैं लिवर बर्ड तथा मॉस। ब्रायोफाइट्स में किसको सम्मिलित किया जाता है? लिवर बर्ड तथा मॉस को। बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई? टेरिडोफाइट्स में। एजोला क्या है? एजोला एक जलीय फर्न है। बीजाणु दवा के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? लाइकोपोडियम का। दमा एवं खांसी के रोग में काम में आने वाली इफेड्रिन किससे प्राप्त होता है? इफेड्रा से प्राप्त होता है। जैव उर्वरक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? एजोला का। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में होते हैं? इसको क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? चिलगोजा को। जिम्नोस्पर्म का मेवा चिलगोजा को कहा जाता है। जीवित जीवाश्म होता है साइकस। कोलेराइडो जड़ पाई जाती है साइकस में। साइकस में कैसी जड़ पाई जाती है? कोलेराइडो जड़। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस में। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है जिम्नोस्पर्म से। चिलगोजा प्राप्त होता है पाइनस से। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? पाइनस से प्राप्त होता है। साबूदाना बनाया जाता है साइकस से।
साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस से बनाया जाता है। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है मूसला जड़ें। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? उपस्थानिक मूल कहलाती है, उपस्थानिक जड़ कहलाती है। अगला पॉइंट है श्वसन मूल मिलती है जूसिया में। श्वसन मूल किस में मिलता है? जूसिया में मिलता है। डहेलिया की जड़ होती है कंदील तथा पुलकित। डहेलिया की जड़ कैसी होती है? कंदील तथा पुलकित। अब अपरिरोही मूल किस में मिलती है? ऑर्किड्स में। अपरिरोही मूल किस में मिलती है? ऑर्किड्स में। ऑर्किड्स में फिलामेंट जड़ें होती है नमी अवशोषित करने के लिए। अवस्तंभ मूल किस में पाया जाता है? गन्ना में पाया जाता है। और स्तंभ मूल पाई जाती है अपस्थानिक जड़ों में। जड़ें विकसित होती है मूलांकुर से। जड़ किससे विकसित होती है? मूलांकुर से। गाजर है एक जड़। गाजर क्या है? एक जड़ है। जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? जड़ में सर्वाधिक वृद्धि मूल शीर्ष के ठीक पीछे होती है। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? स्तंभ मूल कहलाती है। पान की लता में बनने वाली जड़ें क्या कहलाती है? आरोही जड़ कहलाती है। तर्क रूपी जड़ पाई जाती है मूली में। तर्क रूपी जड़ किसमें पाई जाती है? मूली में पाई जाती है। अब देखते हैं हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन। कौन सा हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? पहला है थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? थायराइड ग्रंथि से। थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? थायराइड ग्रंथि से। अगला है पैराथॉर्मोन और कैल्सीटोनिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? पैराथायराइड से। थाइमस हार्मोन कहाँ से निकलता है? थाइमस ग्रंथि से। अगला है STH सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। STH क्या फुल फॉर्म होता है? सोमैटोट्रोपिक हार्मोन या वृद्धि हार्मोन कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से। अगला है TSH हार्मोन, थायरोट्रोपिक हार्मोन। TSH थायरोट्रोपिक हार्मोन कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि थे। एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन कहाँ से निकलता है? ACTH कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि से। उसके बाद गोनेडोट्रोपिक हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि से निकलता है। उसके बाद है फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन कहाँ से निकलता है? FSH पीयूष ग्रंथि से। उसके बाद अगला है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH और लैक्टोजेनिक हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो ये भी पीयूष ग्रंथि से निकलता है। अगला है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कौन सा, हाँ, जनन ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन्स कहाँ से निकलता है? अंडाशय से। ये सब मादा हार्मोन है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन अंडाशय से निकलता है। और टेस्टोस्टेरोन कहाँ से निकलता है? वृषण से। टेस्टोस्टेरोन कहाँ से निकलता है? वृषण से। अगला है इंसुलिन, ग्लूकागोन, ये सब कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से। इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन कहाँ से निकलता है? अग्नाशय ग्रंथि से। अगला है गैस्ट्रिन और सिक्रिटिन। गैस्ट्रिन और सिक्रिटिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? अमाशय से। और नेक्स्ट है गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन और पैनक्रियाजोमिन कहाँ से निकलता है? अमाशय से। अगला है कॉलिसिटोकाइनिन कहाँ से निकलता है? ग्रहणी से। ये सब इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, पैनक्रियाजोमिन और कॉलिसिटोकाइनिन ये सब कहाँ से निकलता है? अमाशय से निकलता है। नेक्स्ट पेज हम लोग पढ़ते हैं। सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? स्टेपीज, कान की हड्डी, मध्य कान की हड्डी होती है। सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? स्टेपीज, मध्य कान की। सबसे लंबी अस्थि होती है फीमर जांग की। सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? फीमर जांग की। पेशियों की कुल संख्या 639 होती है। सबसे लंबी पेशी होती है ग्लूटस मैक्सिमस की। यकृत का भार पुरुषों में कितना होता है? 1400 से 1800 ग्राम। और यकृत का भार महिला में कितना होता है? 1200 से 1400 ग्राम। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है। सर्वाधिक पुनरुत्थान की भावना किस में होती है? यकृत में होती है। सबसे कम पुनरुद्धावन की क्षमता किस में होती है? मस्तिष्क में होती है। शरीर का सबसे कठोर भाग होता है दांत का एनेमल। शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? पैरोटिक ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? पैरोटिक ग्रंथि। शरीर में रुधिर की मात्रा कितनी होती है? 5.5 लीटर। शरीर में रुधिर की मात्रा 5.5 लीटर होती है। सबसे छोटी श्वेत रुधिर कोशिका कौन सी होती है? लिम्फोसाइट। और सबसे बड़ी श्वेत रुधिर कोशिका होती है मोनोसाइट। अगला है सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? एब्डोमिनल ऑर्टा। सबसे बड़ी धमनी होती है एब्डोमिनल ऑर्टा। अगला है मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1220 से 1400 ग्राम। मस्तिष्क का भार 1220 से 1400 ग्राम होता है। मेरुदंड की लंबाई 42 से 45 सेंटीमीटर का होता है। क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। और उसके बाद स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 31 जोड़ी होती है। अगला है सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी होती है? सिएटिक। सबसे पतली एवं छोटी तंत्रिका होती है ट्राइक्लियर। उसके बाद अगला है सबसे बड़ी तंत्रिका होती है ट्राइजेनियल।
ट्राइजेनिनल। उसके बाद नेक्स्ट है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि। और ऑक्समिक ग्रंथि कौन सी होती है? एड्रिनल ग्रंथि। सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। और गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? तो याद रखिएगा 28 दिन की होती है। अस्थियों को पेशियों से कौन जोड़ता है? टेंडन जोड़ता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? स्टेपेडियम है, स्टेपेडियस है। और फीमर शरीर में कहाँ होती है? तो फीमर जांघ की हड्डी होती है। टिबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैर में। हड्डियों का विकास प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एक रसायन के माध्यम से आंत से होता है, वह कौन सा रसायन है? सेरोटोनिन है। सेरोटोनिन। हड्डियों का विकास किससे होता है? सेरोटोनिन से होता है। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? जबड़े की हड्डी। मानव शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? 65% होता है। मानव की समान हृदय गति कितने होते हैं? 72 बार प्रति मिनट। श्वसन दर होती है 16 से 18 बार। जार्विक सेवन क्या है? एक कृत्रिम हृदय है। जार्विक सेवन क्या है? एक कृत्रिम हृदय है। उसके बाद अगला है किडनी में उपस्थित प्राकृतिक प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा होता है? यूरिक एसिड। ब्रिक की कार्यात्मक इकाई किसे कहा जाता है? नेफ्रॉन को। ब्रिक की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन। अपोहन या डायलिसिस का संबंध किससे है? ब्रिक से है। शरीर के ताप को कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। त्वचा के रंग का कारण होता है मेलानिन। त्वचा के रंग का कारण क्या होता है? मेलानिन। वह कौन सा रोगाणु का विनाश करता है? वह कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहा जाता है? टॉन्सिल को। मानव शरीर में डायफ्राम का उपयोग किसमें होता है? श्वसन क्रिया में। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर पी वेणुगोपाल के द्वारा। सिराएं नीली क्या दिखती है? कार्बन डाइऑक्साइड सहित अशुद्ध रक्त के कारण। सिराएं वेनिस जो होती है नीली क्यों होती है? कार्बन डाइऑक्साइड सहित अशुद्ध रक्त के कारण नीली दिखाई देती है। अगला है शरीर अक्षीय कंकाल की हड्डियों का वितरण कहाँ कितना हड्डी पाया जाता है? देखते हैं। कपाल में कितना हड्डी होता है? 8 हड्डी। चेहरा में 14 हड्डी पाया जाता है। कपाल में 8 और चेहरा में 14 हड्डी पाया जाता है। कान की अस्थियाँ कितनी होती है? तो याद रखिएगा 6 हड्डी। कान में 6 हड्डी पाया जाता है। हाइयोडाइट कितना होता है? 1 होता है। कशेरुकाएँ कितनी पाई जाती है? 26। शिशु में कितनी कशेरुकाएँ होती है? 33 होती है। उरोस्थी कितना होता है? 1 होता है। पसलियाँ कितनी होती है? 24। पसलियाँ कितनी होती है? 24 होती है। अगला है कुंभी रूपी जड़ कहाँ पाई जाती है? सलजम में। कुंभी रूपी जड़ किसे पाया जाता है? सलजम में। श्वसन मूल पाई जाती है राइजोफेरा में। पेड़ में हमेशा क्या रहती है? पेड़ में हमेशा जड़ें रहती है। कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? कैक्टस में सूल पत्ते का रूपांतरण है। आलू का खाने योग्य भाग क्या होता है? तना। पर्णकाय स्तंभ में एक रूपांतरण है तने का। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य कौन करता है? पर्णकाय स्तंभ के द्वारा। मातृ पौधे के समान पौधे प्राप्त होते हैं तने की कलम से। अगला है पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? पत्तियों में। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? पत्तियों में करता है। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे क्या कहते हैं? कंद कहा जाता है। हल्दी का खाने योग्य भाग होता है प्रकंद। अदरक है एक राइजोम है। प्याज परिवर्तित रूप है तने का। प्रायः किसकी पत्ती में पर्णदल न्यूनीकृत होता है? शुष्कोद्भिद में। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। वे पौधे जिसमें कभी पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। पुष्पों के जनक चक्र होता है पुमंग एवं जायांग। पुष्पों का जनक चक्र क्या होता है? पुमंग एवं जायांग होता है। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? पर्ण। अगला है संसार का सबसे बड़ा पुष्प उत्पन्न करता है रेफ्लेसिया के द्वारा। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? वोल्फिया। फूलगोभी का खाने योग्य भाव होता है पुष्पक्रम। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन बना है? पुष्पन है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? पुष्प होता है। पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागन कहलाता है। एनिमोफिली परागन होता है वायु के द्वारा। एनिमोफिली परागन किसके द्वारा? वायु के द्वारा होता है। एंटोमोफिली परागन किसके द्वारा होता है? कीटों के द्वारा होता है। जियोफिली परागन किसके द्वारा होता है? जंतुओं के द्वारा। और निथोफिली परागन पक्षियों के द्वारा होता है। जल द्वारा परागन क्या कहलाता है? हाइड्रोफिली कहलाता है। जल द्वारा परागन क्या कहलाता है? हाइड्रोफिली कहलाता है। चमगादड़ द्वारा परागन क्या कहलाता है? चिरेप्टेरोफिली कहलाता है। जो परागन बंद पुष्पों में होता है उसे क्या कहा जाता है? क्लिस्टोगेमी कहा जाता है। घोंघा द्वारा परागन क्या कहलाता है? मेलेकोफिली। घोंघा द्वारा परागन क्या कहलाता है? मेलिकोफिली। सुगंधित पुष्पों में किसका परागन होता है? कीट के द्वारा। सुगंधित पुष्पों में परागन किसके द्वारा होता है? कीट के द्वारा। कीट द्वारा परागित फूलों का परागकण होता है रुक्ष और चिपचिपे होते हैं। वर्तिकाग्र सदैव खुरदुरा एवं चिपचिपा होते हैं कीट परागित पुष्पों में। एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन क्या कहलाता है? निषेचन क्रिया कहलाता है। किसमें निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं? आंसर होगा अध्यावरणों से।
भ्रूण किसमें मिलता है? बीज में। निषेचन मुख्य लक्षण, द्वितीय निषेचन किसका मुख्य लक्षण है? आवृत्त बीजियों का। बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन क्या कहलाता है? अनिषेक जनन कहलाता है। बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने वाले को क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पी कहा जाता है। अगला है, बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पी। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप क्या कहलाते हैं? उभय लिंगाश्री कहलाते हैं। एक सत्य फल परिवर्तित होता है अंडाशय से। एक कूट फल है सेब। सेब कौन सा फल है? कूट फल है। नारियल और आम के फल होते हैं ड्रुप फल। पके आम का खाने योग्य भाग कौन सा है? मध्य फलविति। आम का कौन सा भाग खाते हैं? मध्य फलविति खाते हैं। नारियल का कौन सा भाग खाते हैं? भ्रूणपोष। नारियल का भ्रूणपोष खाते हैं। लीची का खाने योग्य भाग क्या है? एरिल है। लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है? एरिल। अगला है, सेब और नाशपाती में क्या खाते हैं? मांसल पुष्पासन खाते हैं सेब और नाशपाती में। बीज रहित फल प्राप्त किया जाता है हार्मोन्स के द्वारा। अगला है, बीज रहित फल कहाँ से प्राप्त करते हैं? हार्मोन्स के व्यवहार के द्वारा। सब संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? बांस है। विश्व का सबसे विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकलिप्टस। आर्किड के बीज होते हैं हल्के तथा शुष्क होते हैं। अनानास किस प्रकार का फल है? साइकोनस। अनानास किस प्रकार का फल है? साइकोनस है। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? मूंगफली के। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? साइकस में। भूमपोरिक अंकुरन पाया जाता है अरंडी में। सजीव परजक अंकुरन पाया जाता है राइजोफेरा में। अधोमुखी अंकुरन पाया जाता है मक्का में। वर्गीकरण की आधारीय इकाई है स्पेसीज। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? विटेकर ने। आलू किस कुल से संबंधित है? सोलेनेसी कुल से। कपास किस कुल से संबंधित है? मालवेसी से। बैंगन किस कुल से संबंधित है? सोलेनेसी से। कपास के पौधे का वंशीय नाम है गैसीपियम। बाम का वनस्पतिक नाम क्या होता है? मैग्नीफेरा इंडिका। अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित है? ग्रेमनी कुल से है। दलहनी पौधे किस कुल से संबंधित है? लेग्यूमिनेसी कुल से। गेहूं के पौधे का वास्तविक नाम क्या है? टेटिकम एस्टिवम है। सबसे बड़ा कुल किसका है? कंपोजिटी। चाय के पौधे का वास्तविक नाम है थिया साइनेंसिस। चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम होता है थिया साइनेंसिस। मूंगफली का वानस्पतिक नाम होता है एक्रिस हाइपोजिया। तैल बीज वाली फसल संबंधित है क्रूसीफेरी से। मटर पौधा है साग का। मटर का पौधा है साग का। सबसे लंबा जीवित वृक्ष होता है सेकोया का। सबसे लंबा वृक्ष किसका होता है? सिकोया का होता है। अगला है, मॉर्फिन किससे निकाला जाता है? पेपेवर सोमनीफेरम से। मॉर्फिन किससे निकालते हैं? पेपेवर सोमनीफेरम से निकालते हैं। उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि प्राप्त होती है राउवुल्फिया जाति से। कैंसर उत्पन्न होता है क्रोकस के वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से। केसर उत्पन्न होता है कोकस के वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से। भोजपत्र उत्पन्न होता है बेटुला की छाल से। भोजपत्र किस उत्पन्न होता है? बेटुला की छाल से। एड्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? पत्तियों से। बेलाडोना औषधि किससे प्राप्त किया जाता है? पत्तियों से। अब आगे की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि मोबाइल हैंग कर रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।